एक परिवार बचा है, सिर्फ रियासत तो है नहीं। ठीक है। परिवार का मुखिया तो परिवार से ही होगा, समाज कैसे तय कर सकता है कि इस परिवार का मुखिया कौन होगा? भाई अनिरुद्ध ने जो कुछ कहा है समाज के लिए, मैं उसमें कोई बोलने वाला नहीं हूँ। समाज से कहा है, पूरे समाज से, तो पूरे समाज की तरफ से मैं नहीं बोल सकता, लेकिन समाज तय करेगा कि उन्हें क्या जिम्मेदारी देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। मैं बसंत पंचमी को आऊंगा, उन्होंने मामला सितंबर में हो रहा है, बसंत पंचमी जनवरी में। आप देखेंगे कि महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी को कभी किसी ने कोई अपशब्द नहीं कहे, लेकिन उनके उस ट्वीट के बाद पहली बार मैंने देखा कि लोग उन्हें अपशब्द भी कह रहे थे और मन ही मन उन्हें कोस भी रहे थे। आपको उतनी गुंजाइश नहीं। संपत्ति का मामला तो नहीं है कि संपत्ति कहीं बिक गई हो और फिर उसे डिस्प्यूट में डालना हो। अक्सर राज परिवारों में ऐसा मैंने देखा है। गेट तोड़ना तो केवल ये था कि जो अनिरुद्ध का अहंकार था उसे तोड़ने का एक प्रतीक था। तो जब ये लगा कि भाई समाज की इज्जत की बात है और समाज के स्वाभिमान की बात है, सम्मान की बात है, और अंतिम विकल्प यही बचा है कि कोई आदमी अपनी बलि दे। यूथ क्या सोचता है? अनिरुद्ध भरतपुर या आपकी ओर देख रहा है? नमस्कार, मैं हूं प्रदीप, आप थिंक 360 देख रहे हैं और आज के पॉडकास्ट में हमारे खास मेहमान हैं मनुदेव सिंसिनी, एक युवा जो कभी भारतीय वायुसेना की गौरवशाली सेवा में शामिल थे, जो मल्टीनेशनल कंपनियों में दुनिया भर में काम करते रहे और लौट के शिक्षा से जुड़ते हैं और कई युवाओं को नौकरी की राह पकड़ाते हैं। उसके बाद सामाजिक बिंदुओं पे ऐसे सक्रिय होते हैं कि चर्चा की वजह बनते हैं, विवादों की भी और विश्वास की भी एक बड़े वर्ग में। तो आज मनुदेव जी से लंबी बातचीत करेंगे इनके करियर पे, इनकी लाइफस्टाइल पे, इनकी सोच पे और इनका विजन और फिलॉसफी पे। सर, बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। तो सर, हम आपको पहचानते हैं कि मनुदेव सिंसिनी नाम सुना तो मुझे तो सनसनी लगा कि जिस तरह से आपने वो भरतपुर में एक कार का टक्कर मार के, क्या मामला था, मैं आपसे ही जानना चाहूँगा बिना किसी उसके। जी, मामला ये था कि जो मोती महल है हमारा, रियासतकालीन झंडा उस पे लगा हुआ था जी। तो अनिरुद्ध जी ने अपने पिता से विवाद के चलते वहाँ पर कुछ उस झंडे को बदल के दूसरा कोई झंडा लगा दिया था जी। तो उसको लेके अंत में महाराज साहब ने, जब वो घर से वहाँ से महल से निर्वासित हो गए और बाहर रह रहे थे जी। तब उन्होंने एक ट्वीट किया और जनता को बताया कि अब तो अति हो गई है और रियासतकालीन झंडा भी बदल दिया गया। अच्छा। इसको लेकर समाज काफ़ी उद्वेलित हुआ और समाज ने एक पंचायत रख के ये घोषणा की कि भाई 21 सितंबर को वहाँ पर हम अपना रियासतकालीन झंडा लगाएंगे, चाहे उसके लिए हमें अपने प्राणों की बलि देनी पड़े, चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े। जी। उस बात को लेके गांव-गांव पंचायतें हो रही थी, पूरे दूसरे प्रदेशों में भी पंचायत होने लगी और पूरे हिंदुस्तान का जाट समाज 21 तारीख को वहाँ पहुँचने वाला था और ये अनुमान था लगभग कि वहाँ पर लाखों लोग पहुँचेंगे। जी। तो कहीं ना कहीं महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी ने उस वक्त 19 तारीख को बात से अपने से वापस पीछे हटते हुए और ये कहा कि नहीं, अब किसी को आने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे तिरंगा लगा दिया। मैं बसंत पंचमी को आऊंगा, उन्होंने मामला सितंबर में हो रहा है, बसंत पंचमी जनवरी में नहीं, वो तो बाद में कहा उन्होंने। पहले तो केवल ये कहा कि समाज को आने की जरूरत नहीं है और वहाँ पर तिरंगा फहरा देगा। तो उस बात से समाज भी काफी आहत हुआ और आप देखेंगे कि महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी को कभी किसी ने कोई अपशब्द नहीं कहे जी, लेकिन उनके उस ट्वीट के बाद पहली बार मैंने देखा कि लोग उन्हें अपशब्द भी कह रहे थे और मन ही मन उन्हें कोस भी रहे थे। जी। तो जब ये लगा कि भाई समाज की इज्जत की बात है और समाज के स्वाभिमान की बात है, सम्मान की बात है, और अंतिम विकल्प यही बचा है कि कोई आदमी अपनी बलि दे। मेरी पत्नी से मेरी इस बारे में जब चर्चा हुई महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी के ट्वीट के बाद, तो उन्होंने कहा कि तिरंगा तो बलिदान मांगता है, वो सॉरी झंडा तो बलिदान मांगता है हमेशा। हाँ, वो चाहे तिरंगा हो चाहे या कोई भी झंडा हो, वो तो हमेशा बलिदान मांगता है। जी। तो मुझे लगा कि जब बलिदान की बात है तो मैं समाज के किसी और व्यक्ति से कैसे कहूँ, खुद ही बलिदान हो जाऊँ वहाँ पे। तो उस भावना के साथ मैं फिर वहाँ पे 21 तारीख को पहुँचा, जब लगा कि समय निकलने वाला है, रात के 9 बज गए और समाज की बात रहनी चाहिए, उसको लेके मैं वहाँ पे फिर महल में प्रवेश किया। गेट तोड़ना कोई वो ऐसे घटना नहीं थी क्योंकि महल तो हमारा ही है और सारी चीज़ें, गेट तोड़ना तो केवल ये था कि जो अनिरुद्ध का अहंकार था उसे तोड़ने का एक प्रतीक था। प्रतीक के रूप में हमने वो किया कि आप समाज को गाली नहीं दे सकते और फिर वहाँ पे झंडा फहराया ताकि समाज का सम्मान स्वाभिमान रहे और इन्हें भी ये लगे, अनिरुद्ध को भी, कि भाई समाज से बड़ा कोई नहीं, आप समाज को गाली नहीं दे सकते, आप समाज से भला बुरा नहीं कह सकते, इस समाज ने सब कुछ दिया है आपको, 13 पीढ़ियाँ आपके लिए खपा दी, तो आप इसे अन्यथा ना लें।
सर जैसे आप भारतीय वायुसेना में रहे, आप एक इंजीनियरिंग कोर में आपने सेवाएं दी 6-7 साल, जी। फिर आप वापस समाज में लौट आए। जी। जिन्होंने कभी वायुसेना का झंडा उठाया होगा, जिन्होंने कभी तिरंगे के लिए शपथ ली है, जी। वो ये रियासतकालीन झंडे के पीछे कैसे पड़ गए, जबकि रियासतें तो अब है ही नहीं। हाँ, रियासतें नहीं है, आपकी बात ठीक है, लेकिन उससे हमारे सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं। जब हम बात करते हैं तो आस्था की बात करते हैं, और मैं एक फौजी होने के नाते इन प्रतीकों का बहुत ज़्यादा सम्मान करता हूँ और उसकी अहमियत को भी समझता हूँ। जी जब हम फौज पे सीमा पे लड़ रहे होते हैं और हम मरकर भी गिर रहे होते हैं, तब भी ये कोशिश करते हैं कि वो जो हमारा तिरंगा है वो ना गिरने पाए, वो ज़मीन को ना छूने पाए, चाहे हम उसे अपने सीने में ठोक लें और उसे बुलंद रखते हैं। जी तो वही भाव उस वक्त थे समाज के कि हमारे पुरखों ने जो बलिदान दिया है, हमें तिरंगे से कोई आपत्ति नहीं है। तिरंगे में तो हम सभी समाहित हो गए, हाँ, आज़ादी के वक्त ही समाहित हो गए, अपने आप को हमने वहीं सबने उसमें समा लिया। लेकिन जब बात सम्मान की और स्वाभिमान की आएगी और उन आस्था के प्रतीकों की आएगी, तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। आज भी वही बलिदान हम दे सकते हैं जो हमारे पुरखों ने दिया। जी, आपके पुरखों के प्रतिनिधि के तौर पे आप मानते हैं महाराजा विश्वेंद्र सिंह ठीक को, बात है। जिनको अगर डेमोक्रेटिक रूप से कहेंगे तो पूर्व राज परिवार के मुखिया, ठीक बात है ना। चूंकि आप आस्था से जुड़े हुए हैं, हम सभी लोग प्रतीकों में विश्वास करने वाले, इसलिए हम उनको महाराजा विश्वेंद्र सिंह का संबोधन देते हैं। आप जैसा व्यक्ति, एक युवा, एक सिंगल व्यक्ति पीछे नहीं हटता। जी। वो कैसे पीछे हट गए? वो तो प्रतिनिधि है सर समाज के। हाँ, वही तो बुरा लगा एक, क्योंकि राजा, जब आप किसी को राजा कह देते थे, वो उसका अर्थ होता है कि वो अपनी प्रजा से प्यार करेगा और न्याय करेगा सबसे। उसके लिए कोई ये नहीं होगा कि मैं अपने बेटे की तरफ झुक जाऊं। उसके लिए तो सभी पूरी प्रजा ही बेटा है ना उसका, पूरी प्रजा ही उसके बच्चे हैं। तो वो झुकना उनका थोड़ा सा लोगों को अखरा, हमें भी अखरा हो, और एक पुत्र होने के नाते अपने पिता की उस बात का प्रतिकार किया हमने। उस प्रतिकार स्वरूप ही गए थे, कोई उनसे लड़ाई नहीं है। वो हमारे समाज के मुखिया थे और रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। वो गद्दी हमारे लिए उनके बाद अनिरुद्ध बनेंगे आपके मुखिया? अभी उस चीज के समाज तय करेगा। अच्छा। भाई, अनिरुद्ध ने जो कुछ कहा है समाज के लिए, मैं उसमें कोई बोलने वाला नहीं हूँ। समाज से कहा है, पूरे समाज से, तो पूरे समाज की तरफ से मैं नहीं बोल सकता, लेकिन समाज तय करेगा कि उन्हें क्या जिम्मेदारी देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, वो समाज का काम। जी, एक बड़ी चीज ये है सर कि परिवार बचा है, सिर्फ रियासत तो है नहीं। ठीक बात है। परिवार का मुखिया तो परिवार से ही होगा, समाज कैसे तय कर सकता है कि इस परिवार का मुखिया कौन होगा? देखिए, परिवार की बात करें, अगर 3 लोगों के परिवार की बात करते हैं तो उसका मुखिया वो होगा, लेकिन सामाजिक मुखिया की बात करेंगे तो समाज तय करेगा। देखिए, एक फौजी जो है, जिनकी बातों में बड़ा दम है और जज्बे में भी, और मैं बड़ा सर अगले इंटरव्यू के लिए मैं आपकी पत्नी से कभी बात करना चाहूंगा कि उनमें जो जज्बा है, उन्होंने जो प्रेरणा दी आपको, मैं उस पे कतई ये नहीं कह रहा हूं आपको कि आपने सही किया या गलत किया, आपने वो किया जो आपको सही लगा। दूसरे को देखने वाले अपना अपना निर्णय दे। मेरी अनिरुद्ध जी से भी एक बार लंबी बातचीत हुई थी, चूंकि हमने इन विवादास्पद बिंदुओं को टच नहीं किया और न उनका ओरिजिन, और वो खुद ही उसको लेके उत्साहित थे बताने को लेके, और एक ठीक ठाक बातचीत हुई थी। और मुझे लगा कि ये व्यक्ति पढ़ा लिखा और एक उस टाइप के, तो उन्हीं बिंदुओं पे मैंने लगभग सीमित रखा था उस बातचीत को। उसके बाद की ये सारी घटनाक्रम हैं। और ध्वज जो है बेसिकली वो प्रतीक होता है अपना, तो एक सेंटिमेंट निश्चित तौर पे प्रभावित होते ही हैं, और यही बनुदेव के प्रभावित हुए। तो सिनसिनी आपका गांव है, और मैं इनको अक्सर देखता हूं कैसी सनसनी फैल गई थी उस वक्त। तो सामाजिक चेतना वाली बात यह है कि जैसे ये जाट समाज, जिसके लंबे समय तक महाराजा मान सिंह जो है वो 7 बार एमएलए रहे थे कंटिन्यू, उनकी दुर्भाग्यपूर्ण हत्या हुई, और फिर बाद में विश्वेंद्र सिंह जी राजनीति में रहे। 89 में वो पहली बार सांसद बनते हैं बीजेपी के टिकट पे, वीपी सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं, चंद्रशेखर को ये बाद में सपोर्ट करते हैं, फिर कांग्रेस चले जाते हैं, फिर भाजपा, फिर कांग्रेस। ठीक है, विश्वेंद्र सिंह को जितना मैं जानता हूँ, उनका ये कहना है कि साहब पार्टी तो माध्यम है, सेवा तो अल्टीमेटली पब्लिक की करनी है। मान सिंह जी अपने ही अंदाज में चले पॉलिटिक्स। ये परिवार उस समय से पॉलिटिक्स में है जब से राजनीति की शुरुआत हुई। ठीक है, मान सिंह जी की जो सुपुत्री कृष्णेंद्र कौर दीपा है, वो भी राजनीति में रही, अरुण सिंह जी रहे, वो समाज जिनका वो प्रतिनिधित्व करते थे। और दूसरा जाट समाज का ही एक बड़ा वर्ग धौलपुर, वो भी लगातार राजनीति में रहे हैं, चाहे वसुंधरा राजे जी रही हो या उनके जो अभी पूर्व राज परिवार के महाराज कुमार हैं दुष्यंत सिंह जी, वो भी। ये दोनों ही परिवार गजब के इतने राजनीति में रहे हैं, उसके बावजूद इस क्षेत्र के जाटों को रिजर्वेशन जैसा कोई मोमेंट दिखाई नहीं देता।
बाकी पूरे राजस्थान में जाटों को ओबीसी में आरक्षण है, जी जी जी। और उस ओबीसी के आरक्षण होने में इन परिवारों की मुझे नहीं लगता कोई भूमिका रही है। नहीं, ऐसा नहीं है कि भूमिका नहीं रही हो। महाराज साहब ने भी साथ दिया और वसुंधरा जी की वजह से ही शायद हमें राजस्थान में आरक्षण मिला। ना, वसुंधरा जी तो यहाँ थी नहीं उस वक्त, वसुंधरा जी सरकार में थी, सीएम थी उस टाइम पे जब नहीं उन्होंने नहीं दिया था, नहीं जब आयोग नहीं बना है दोबारा से, जब एक बार तो चला गया था हमारा जी, और दोबारा जब आया है 1998 में वाजपेयी ने घोषणा 98 की बात नहीं, उसके बाद अभी जब दोबारा हमें मिला तब की बात कर रहा हूँ जी। तब तो आपको मिल तो गया था। भरतपुर धौलपुर के जाट अभी आरक्षण में हैं, तो राजस्थान में है, राजस्थान में हम ओबीसी में है, केंद्र में नहीं है, केंद्र जी। में बाकी अलग। क्या कारण है उसमें? उसका कारण यही है कि देखिए, हमें जब आरक्षण की बात चल रही थी तो आरक्षण निश्चित रूप से उनको मिलता है जिनके पास, जिनसे सामाजिक शोषण हुआ हो या जो जिनके साथ जातियां हुई हो, पिछड़े रहे जी। तो उसमें कहीं ना कहीं ये बात आ रही थी कि भाई भरतपुर धौलपुर के तो ये राजा रहे। फिर उसके लिए हमारे लोगों ने काफ़ी आंदोलन किए, महाराज साहब ने भी उसमें सहयोग किया, वसुंधरा जी ने भी सहयोग किया और दिगंबर सिंह जी थे हमारे काफ़ी कद्दावर नेता थे, उन्होंने उसमें सहयोग किया और ये बात निकल के आई कि भाई अगर राजा कोई था तो एक परिवार ही तो था, बाकी लोग तो नीचे हर वर्ग में थे, हर वर्ग का आदमी रहा उसमें, तो उनको भी अपने पूरे समूह के साथ रहना चाहिए। जब पूरे राजस्थान के जाटों को है तो केवल 2 डिस्ट्रिक्ट के जाटों को इसलिए नहीं छोड़ा जा सकता कि वो सारे ही राजा थे, सारे तो राजा कभी ये वाला रूल अगर बाकी जगह लागू होता है, खास करके जहाँ राजपूत राजा थे या टोंक में नवाब हुआ करते थे, तो वो क्यों नहीं मांगे? वही तर्क सारे दिए गए और उन बातों को हालांकि कोर्ट ने खारिज कर दिया। फिर जब वसुंधरा जी से ये आंदोलन हुआ, हमारा 15-16 की बात है, 16-17 में जब वापस से शुरू किया आंदोलन और इन बातों को रखा, वसुंधरा जी सीएम थी उस टाइम पे, तब वसुंधरा जी से बातें हुई और उन्होंने कहा कि इसके लिए वो एक आयोग बना रही है, वो आयोग अपनी पूरी चीज़ों की समीक्षा करेगा और वो जाटों की बहू है तो निश्चित रूप से उनका भरतपुर धौलपुर के प्रति लगाव भी था। हमारा प्रतिनिधिमंडल में खुद उसमें था, जब वसुंधरा जी से मिले थे, हमने पूरे ज्ञापन तैयार किए और वहाँ जो आयोग आया उसने सारे सर्वेस किए और उसमें यही पाया कि नहीं भाई, इनकी भी स्थिति वही थी जो राजस्थान के बाकी जाटों की थी, तो इसलिए हमें राजस्थान में उस आयोग की वजह से आरक्षण मिला। जी। मैं ये जानना चाह रहा था सर, जैसे आप विश्वेंद्र सिंह जी वाला उस इशू पे एक बार वापस लौटते हैं, वो वापस क्या उनका पैचअप हो गया विश्वेंद्र सिंह जी का और अनिरुद्ध सिंह जी का? जी, अभी जो वर्तमान हालात हैं उनमें उनका राजीनामा हो गया है और वो पहले तो वसंत पंचमी को मूव करने वाले थे, लेकिन शायद किसी कारणों से वो महल में तैयारियां चल रही हैं, उस वजह से वो 13 फरवरी को वहाँ मूव करने का उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही बताया कि 13 फरवरी आप और आपका समाज इस बिंदु पे क्या सोचते हैं? अच्छी बात है, सामाजिक, देखो समाज हमेशा ये चाहेगा कोई भी परिवार एक रहे, समाज का काम जोड़ना है, तोड़ना नहीं। ये बात बड़ी बात है सर। तो हम क्यों तोड़ना चाहेंगे? हम तो शुरू से भाई पिछले 5 साल पहले की मेरी एक पोस्ट आप देखेंगे जी। जब इनमें विवाद शुरू ही हुआ था, मेरा अनुज से भी बहुत अच्छे संबंध रहे, अनुज से भी बात हुआ करती थी, मैं उन्हें हमेशा समझाया करता था एक बड़े भाई की तरह कि आप महाराज साहब के खिलाफ कुछ नहीं किया, समाज के खिलाफ कुछ नहीं। वो एकदम क्यों हो गए, जबकि वो तो सोशल मीडिया वगैरह काफी अच्छा सोच थी, सब कुछ था, पर पता नहीं क्या कारण रहे कि वो इस तरह से एकदम से बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे पहुंच गए। इतना नहीं पहुंचना चाहिए आदमी को, आपको उतनी गुंजाइश रही। संपत्ति का मामला तो नहीं है कि संपत्ति कहीं बिक गई हो और फिर उसे डिस्प्यूट पर डालना हो, अक्सर राज परिवारों में ऐसा मैंने देखा है। हाँ, ये बात भी आप सही कह रहे हो, कई जगह ये होता है कि भाई संपत्ति के जब डिस्प्यूट चलते हैं ना, तो वो इस तरह की लड़ाई दिखा के उन संपत्तियों को वापस अपने कब्जे में लिया जाता है, कई जगह हुआ है, ये हुआ तो वो रीजन हो सकता है जी। लेकिन बात यही थी कि उनको काफी समझाया और महाराज साहब एक हो जाता है, पूरा परिवार एक रहे, तो हमारे लिए इससे अच्छी बात, समाज के लिए इससे अच्छी बात क्या है कि भाई किसी परिवार में लड़ाई नहीं। आप देखे होंगे हम पंचायतें गांव में करते हैं, लड़ाई हो गई कि भैया राजीनामा कर लो, तो ये तो सबसे अच्छी बात है, आप राजीनामा कर रहे हो तो आपका परिवार एकजुट है, तो अच्छी बात है, उसमें कोई दो राय नहीं। तो अब वो एक हैं और इस पे आप खुश भी हैं, ठीक है। चलो मैं ये सर, आपका जो इलाका है ना वो गजब का एनर्जी वाला इलाका है, और दूसरी एक बड़ी मैं आपको चीज़ बताऊं कि जितने पॉलिटिशियन मैंने राजस्थान में देखे हैं उसमें उस इलाके में बड़े कद्दावर पॉलिटिशियन निकले हैं। आप कुछ नाम अपन गिना चुके, मान सिंह जी, नत्थी सिंह जी रहे हैं, दिगंबर सिंह जी रहे हैं, और राज बहादुर गजब के, आप देखो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर रहे थे वो। उसके अलावा अगर अदर में बात करें तो पंडित जी अभी तक हैं, रामकिशन जी समाजवादी नेता। और अगर मैं जाट समाज की बात करूं तो नटवर सिंह गजब के स्टेट्समैन, उनके बेटे जगत सिंह एक बड़े नेता, कृष्णेंद्र कौर दीपा, इवन दिव्या सिंह खुद। तो ये एक गजब का माहौल रहा है ऐसे लोगों के पॉलिटिक्स में। तो क्या अनिरुद्ध सिंह कोशिश कर रहे हैं कि राजनीति में पिता की विरासत संभालें, या पिताजी आगे उंगली पकड़ के चलाएं? नहीं, पिता को हमेशा उंगली पकड़ के चलाना चाहिए, और मैंने एक पोस्ट भी किया था 5 साल पहले कि भाई पिता ही पुत्र होता है।
हाँ। अंत में गुलाब कोठारी जी ने एक लेख लिखा था इस पे, 5 साल पहले की बात है, मैंने वो पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा राजस्थान पत्रिका में। फिर मैंने उसको सोशल मीडिया पे भी डाला और उसको इन दोनों से लिंक करके, क्योंकि तब इनकी लड़ाई चल रही थी, इनको लिंक करके डाला कि पिता को झुकना ही पड़ता है, उसे ही पुत्र बन जाना चाहिए और कहीं ना कहीं उंगली पकड़ के आगे बढ़ना चाहिए कि भाई मैं तुझे सिखाऊंगा और आगे ले जाऊंगा, लेकिन पुत्र की भी अपनी एक मर्यादाएं होनी चाहिए। पुत्र को वो मर्यादाएं क्रॉस करनी नहीं चाहिए कि भाई मेरा पिता के से मैं कैसा व्यवहार करूं, अपने समाज से कैसा व्यवहार करूं, वो एक पुत्र को अपनी मर्यादाओं में रहना चाहिए। तो मर्यादाएं अनिरुद्ध ने कहीं ना कहीं तोड़ी हैं, समाज के प्रति भी, पिता के प्रति भी। पिता उन्हें कैसे मनाते हैं या वो पिता को कैसे मनाते हैं, वो उनकी घर का नहीं, मैटर उनका है। पॉलिटिकल कुछ लगता है क्या आपको? पुराने समय में तो आप बात करते थे, तो क्या सोचते हैं? क्योंकि मैंने उनको काफी उस दिन बात की तो उन्होंने कोई ज्यादा उस पर दिखाया नहीं। देखिए ये तो अब उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस हद तक समाज को वापस लेना चाहते हैं अपने साथ। जी जी, क्योंकि बिना समाज साथ नहीं के आएगा तो बिल्कुल। समाज साथ नहीं आएगा तो राजनीति तो आपकी निश्चित रूप से विफल ही हो जाएगी। जी, महाराजा सूरजमल जी की प्रतिमा का भी एक इश्यू हुआ था वहाँ पे, तलवार वाला, जी जी, जो नहीं, वो नदबई वाला प्रकरण की नदबई बात वाला, करें। जी। हाँ, नदबई वाले प्रकरण में ये हुआ था कि अवाना जी उस वक्त वहाँ पर मंत्री थे, जोगेंद्र सिंह अवाना। उनको, हाँ, वो देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष थे तो मंत्री का दर्जा था, और वो वहाँ पे वही, आजकल तो क्या है, जातिगत ध्रुवीकरण कर दो वोटों के लिए, ये होता है राजनेताओं ये का। बड़ा है मामला। तो उन्होंने वो जाट बाहुल्य इलाके में वहाँ पे चाहा कि भाई यहाँ पे मैं अम्बेडकर जी की मूर्ति लगा दूं और एससी के वोटर्स जो है मुझे वोट दे देंगे और एक जाटों का जो वर्चस्व है उनके ऊपर एक अलग हो जाएगा। रोज उस मूर्ति से हो सकता है कि कोई ना कोई बदतमीजी होती, कोई कुछ तोड़ता, कोई मतलब कुछ वही तोड़ता। है, एक बड़े वर्ग में अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं तो वो जब तक वर्ग विश्वास में नहीं है, हाँ हाँ हाँ, तो वो मुझे लगता है विश्वास का संकट खड़ा हो गया, विश्वास का संकट खड़ा हो गया। वो जाट बाहुल्य इलाका था और अम्बेडकर जी की मूर्ति पहले से लगी हुई है नदबई में, किसी ने कभी विरोध नहीं किया, आज से नहीं, बहुत पहले से। जी, और बिल्कुल। महाराजा सूरजमल जी की कोई मूर्ति नहीं है वहाँ। जी तो बिल्कुल। उन गांव वालों ने अपने एमएलए साहब से कहा कि भाई आप यहाँ पे महाराजा सूरजमल जी की मूर्ति लगा दीजिए, क्योंकि हमारा इलाका है, कल को रोज अम्बेडकर जी की मूर्ति से कोई छेड़छाड़ करेगा, हम पे केस होंगे, वो भी एक बात ठीक नहीं है। जी जी। लेकिन अवाना जी को वो चाहिए था कि मुझे एससी वोटर लेने हैं और जाटों को नीचा दिखाना है, वो जाटों के प्रति शुरू से उनकी भावना वर्ग वैसी भेद थी। पैदा किया जाए। पैदा करो, चुनाव आ रहा है, चुनाव आएगा, खिंचाव होगा, मेरे पास वोटर खिंच के आएगा। तो उसमें यही हुआ। फिर लास्ट में हम लोगों ने उसमें कहा कि नहीं, रात भर गांव वालों से पुलिस का मुठभेड़ हुई, गोलियां चल रही थी, इधर से गांव वाले आगजनी और पत्थर चल रहे थे। हमने कहा कि हम वहाँ पहुँच रहे हैं। हम लोग वहाँ पहुँचे, अगले दिन बहुत बड़ी पंचायत की बेलरा में। अनिरुद्ध जी ने भी रात को ट्वीट कर दिया 11:30 बजे, मैं भी बेलरा पहुँच रहा हूँ। तो वो पहुँचे, हमें अच्छा लगा बहुत कि चलो हमारे परिवार का कोई सदस्य वापस हमारे बीच में आ रहा है और हमारे साथ में है। लेकिन मुझे लगा कि अब इनके हाथों से इस मूर्ति का करा देना चाहिए। तो उस जमीन जहाँ लगनी थी वहाँ पे भूमि पूजन करा के मैंने कहा मूर्ति तो नहीं है, तस्वीर यहाँ रख देते हैं। अभी वो तस्वीर वहाँ रख दी नदबई चौराहे पे और उसको तुरंत प्रशासन ने टीन से ढक दिया। तो आज भी वो यथास्थिति में है। लेकिन बात यही है कि भाई आप समाज को अपना बनाना पड़ेगा। आपको, आप गाली दे के उनसे कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, ये डेमोक्रेसी है सर, आप सिर गिनाने हैं। जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है जहाँ बंदों को क्या कहते हैं, गिना जाता है ना, तोला नहीं जाता कि कौन कितना भारी, उससे फर्क नहीं पड़ेगा कितने लोग हैं, कितने लोग आपके साथ हैं, और उनको लोगों को लेने के लिए आपको उनको अपना बनाना पड़ेगा। जी। तो पहले वाले मैं सवाल पे एक बार आता हूँ सर कि अब भरतपुर धौलपुर रियासत के अलावा बाकी जो रियासतें थी, जोधपुर, बीकानेर या सभी जगह सिरोही वगैरह, तो जब चुनाव शुरुआत दौर में तो यहाँ भी राजा महाराजा लगातार जीतते रहे। फिर आम राजपूत उस इलाके में पॉलिटिक्स में आ गए। ऐसा बहुत कम भरतपुर धौलपुर में देखा गया है कि वहाँ का आम जाट जो है, आप जैसे युवा आप सक्रिय हैं, तो क्या हिम्मत ही नहीं कर पाएंगे कभी कोई, या कोई कोशिश करेगा? नहीं, ऐसी बात नहीं। जब कोशिश की है जनता ने, उनको दिया है। दिगंबर सिंह जी को देख लीजिए, नत्थी सिंह जी को, अभी शैलेश ने महाराज साहब को रहा है जी। तो ये जनता का मत ही तो है भाई, जनता का मत है। उन्हें लगता है कि ये योग्य विकल्प है तो उसको वो आगे बढ़ाते हैं। और कुछ एक थोड़ा सा इसमें अंतर ये हो जाता है कि भरतपुर और जाट समुदाय को हम कह देते हैं कबीलाई समाज है, जो अपने कबीले में रहना और उसको आगे बढ़ाना। मैं उसको नहीं कहूँगा, दिगंबर सिंह तो सर बीजेपी के उससे आए जी। आप उसके अगेंस्ट उदाहरण देखिए, चित्तौड़गढ़ में राज तिलक होता है विश्वेंद्र सिंह का, जी जी, विश्वराज सिंह का, सॉरी विश्वराज सिंह का, राजा महाराजा की परंपरा वहाँ है। लेकिन चुनाव निर्दलीय जीतता है चंद्रभान सिंह आके। हाँ ठीक बात। बाड़मेर में निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी जीता, ठीक है। आपके ही वो ऋतु बनावत, चूंकि वो रिजर्व सीट है, ऋतु बनावत जैसी लेडी रिजर्व सीट से हिम्मत कर लेती है, तो क्या मनु सिंह हिम्मत करेंगे? नहीं, चुनाव में तो निश्चित रूप से पिछली बार भी था और चुनाव तो लड़ेंगे। जनता की जो आवाज़ है वो बनने की कोशिश करेंगे। और जो जिस प्रगति की, जिस विकास की मैं एक अवधारणा लेकर आया था अपनी नौकरी छोड़कर,
मैं ये सोचता था कि मेरा भरतपुर इतना पिछड़ा नहीं रहे, मेरा सिंसनी इतना पिछड़ा नहीं रहे। जिस सिंसनी से राज परिवार निकला है, जिस भरतपुर से राज परिवार निकला है और पूरा इतना बड़ा साम्राज्य बनाया, तो क्यों ना उसको वापस उसी मुकाम पर लेके आया जाए जो कभी हुआ करता था। भरतपुर का वो नाम हो कि एक जिसे विकास के नाम से जाना। हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन आप देखोगे, पॉलिटिकल जियो पॉलिटिकल लोकेशन देखोगे, ऐसी बहुत अच्छी लोकेशन है कि भाई मथुरा से नजदीक ही है, आगरा से, दिल्ली से, तो बहुत इससे अच्छा थोड़ी डेवलपमेंट हो दूर सकता पे है। ही क्या कहते हैं वो भारत की राजधानी हुआ करती थी। दिल्ली हुआ थे ना, दिल्ली की नाक के नीचे थे हाँ हम नहीं, तो ये हमेशा। तो दिल्ली तो बहुत बाद में गई, मैं हाँ, तो कह रहा हूँ अकबर आगरा आगरा फतेहपुर सीकरी तो 15 किलोमीटर है, हाँ ना, बिल्कुल ठीक बात तो है। वो तो एक मुट्ठी में कसने वाली जगह तो है। बिल्कुल, तो उसको अगर डेवलप किया जाए ना, तो निश्चित रूप से वहाँ पे रोजगार की अपार संभावना है। आप चाहे तो उसे टूरिज्म के रूप में विकसित कर सकते हो, चाहे तो वहाँ की कनेक्टिविटी आप देखिए, कोई वाइट कॉलर जॉब्स को लेके आ सकते हो सकता है एनसीआर रीजन की वजह से वहाँ पर फैक्ट्री या पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज ना लग पाए, लेकिन इस तरह के काम हम कर सकते हैं। कोई एजुकेशन हब वहाँ पे बना सकते हैं, बहुत अच्छा। नदवाई हमेशा एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा प्रसिद्ध रहा था, तो उस एजुकेशन हब को डेवलप कर सकते हैं, लोगों को रोजगार मिलेगा। तो उस सोच के साथ तो क्या चांस बनता है पार्टियों से इतर, भाजपा कांग्रेस छोड़ के? हालांकि भजनलाल जी ने कोशिश की थी 2003 में सामाजिक न्याय मंच से, लेकिन आप देखिए ऋतु बनावत की कोशिश अभी सफल है। नहीं नहीं, बिल्कुल बनता है, और आदमी को निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। एक ये ऐसा दिया है सच्चाई और अच्छाई का, जो हमेशा जलते रहना चाहिए, जो भगवान राम के जमाने से और कृष्ण के ज़माने से चल रहा है, जिसके लिए हम जैसे लोग आते हैं और अपनी आहुति देते हैं, और वो दिया जलता रहता है कि एक भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसा कोई व्यक्ति बोलता है या अन्याय के खिलाफ बोलता है, तो वो दिया जलता रहना चाहिए। आज नहीं तो कल परिवर्तन आएगा, अगर मनु नहीं तो कोई और होगा जो इसका नहीं, वो तो राजा साहब तो देखो अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे, मेरा ये मानना है, क्योंकि उन्होंने बीजेपी कांग्रेस सिस्टम को नहीं मानते। वो कोई बात मतलब नहीं, उनके सिस्टम अपना, उनका अपना सिस्टम है, उसी हिसाब से वो भाई चलते उनके हैं। लिए तो एक सीट है, एक सीट ले लेंगे, बाकी 10 सीट और भी है। हाँ, बाकी तो 10 और भी है, वहाँ तो हम लोगों के लिए हाँ नहीं, बिल्कुल नदबई है। से रहे हैं, कृष्णेंद्र जी अभी तो दीपा रहे हैं। परिसीमन होने वाला है, तो जी। सीटें और बढ़ेंगी। हाँ, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से संभावनाएं तलाशेंगे, जहाँ से समाज कहेगा वहां से आगे आएंगे और समाज की बात को उठाते रहेंगे। यूथ क्या सोचता है? अनिरुद्ध भरतपुर या आपकी ओर देख रहा है? मतलब एक अभी हाल के प्रकरणों के बाद या पिछले 10 साल के संघर्ष के बाद यूथ काफी मुझसे प्रभावित है। यूथ कहता है कि नहीं, हमें ऐसा पढ़ा लिखा व्यक्ति चाहिए जो हमारी बात करे। पढ़े लिखे तो अनिरुद्ध जी भी है, जो समाज की बात करे। हाँ, भाई जो समाज की बात वो करे। बेसिकली ज्यादातर राजपूत समाज की बात कर रहे हैं। वो भाई जिस कम्युनिटी ने आपको आगे बढ़ाया, जो आपके लिए हमेशा मरते रहे, आप उन्हें, आप सभी समाजों की बात कीजिए, आप राजा हैं तो हमें राजपूत से भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनों को डिग्रेड मत करो। आप जिस कम्युनिटी से आते हो उसको डिग्रेड मत करो। जिन्होंने आपका हमेशा साथ दिया, आपको कुर्सी पे बैठाते रहे, आप उन्हें तो डिग्रेड मत करो। उन्हें तो कुछ ऐसे बदतमीजी वाले शब्द इस्तेमाल मत करो जिससे वो उनकी भावना आहत हो। तो इसलिए अनिरुद्ध जी को इसलिए पसंद नहीं कर रहे हैं, और शायद यूथ मुझे इसलिए ज़्यादा पसंद कर रहा है। आप देखेंगे आजकल काफ़ी सारा ट्रेंड में अगर कहीं आता है तो मनुदेव ज़्यादा चल रहा है। हाँ, बिल्कुल, इसलिए हम बात कर रहे हैं आपसे। हमने अनुरोध किया यहाँ पधारने के लिए, आप आए। तो जैसे एक पारिक कॉलेज में पढ़ाने वाले शिक्षक के पुत्र हैं आप, आपके पिताजी टीचर थे, फिर आप जयपुर में ही पढ़े, फिर एयरफोर्स चले गए, 5-6 साल में आप वहाँ से वापस आ गए मेडिकल ग्राउंड पे। फिर कैसी देश दुनिया देखी, तो क्या अनुभव हुआ आपको? मतलब एक सोच तो हुई होगी ना, क्योंकि आपका जो सिलेक्शन है एयरफोर्स में वो किसी रिजर्व कोटे से नहीं था, आप प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनियों में रही तो वो भी किसी रिजर्व कोटे से नहीं था। आप ये कह रहे हैं साहब रिजर्वेशन केंद्र में होना चाहिए। मैं मतलब मोस्टली ये कह रहा हूँ, आप जैसा व्यक्ति इतना प्रतिभाएं कैसे निकलेगी जब तक संघर्ष नहीं करेगी? हाँ, बात तो ठीक है आपकी, प्रतिभाओं को निकलने के लिए, पर कई बार क्या होता है, मैं ये मानता हूँ कि प्रतिभा कई बार पीछे रह जाती है और अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मायने रख जाती है। अनिरुद्ध में प्रतिभा नहीं है, केवल उसके फ़ायदा ये है कि वो उसको रिजर्व है वो सीट, क्योंकि वो महल में पैदा हुआ है। तो चाहे आप और किसी बड़े आदमी की बात कर लीजिए, उसके बच्चे में चाहे प्रतिभा हो या नहीं हो, लेकिन उसे फिल्म इंडस्ट्री में देख लीजिए, अपॉर्चुनिटी दे के उसको हीरो बना देंगे, जिसको नेपोटिज्म जो कहते हैं। तो कई बार ये मायने रखता है कि आप उस व्यक्ति को मौका तो दीजिए। अगर मैं मौका दूंगा तो वो धीरे धीरे उन चीज़ों से सीखता है। तो आरक्षण का मकसद भी यही था कि भाई जब आप उन्हें मौका दोगे तो कहीं ना कहीं वो सीखेंगे। काबिलियत तो बहुत पीछे मुझे नहीं लगता बेसिकली, अभी की मैं पॉलिटिक्स देखूं, जो मैंने नाम गिनाए वो तो मौका छीन लाए।
हाँ, अशोक गहलोत जी ने मौका दिया वैभव गहलोत को, हाँ बिल्कुल कमी तो नहीं रखी, बिल्कुल नहीं रखी। लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। बहुत सी जगह नहीं हो पाते, लेकिन फिर भी प्रस्तापित करने के प्रयास तो वो करते रहते हैं। उसके लिए दूसरों की बलि चढ़ाई जाती है। मैं वही कह रहा हूँ, हम जैसों की बलि चढ़ाई जाती है उस नेपोटिज्म के लिए। तो आप तो बलि होने के लिए तैयार थे हाँ, और तो घर फिर से भी आपको जो बोल रहे हैं जो कि- ये जज्बा लेके चलेगा कि मैं बलिदान होने के तैयार हूँ, या तो मेरा समाज के लिए मैं करूंगा या फिर बलिदान हो जाऊंगा, जी, या तो तो पहले तो आप जाट, उसमें भी सिंसिनवार, उसमें फौजी रहे। अब आप देखो करेला कितनी बार नीम चढ़ेगा। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, ये बात मैंने कही भी थी। और मेरे विचार जो है ना वो मेरे पिता की बदौलत ही है। शिक्षक हैं और जयपुर में रहा हूँ, तो जो राजधानी है राजनीतिक, पिताजी शिक्षक संघ में वो रहे, मजदूर संघों के लिए कम्युनिस्ट रहे, तो विचारधारा भी संघर्ष से कभी डरे नहीं। जी जी। तो यहाँ पे जयपुर में उनके समूह के साथ जो बैठ के आप सीखते हो राजधानी में, वो बचपन से हम सुनते रहे, सीखते रहे। जैसा आपने कहा कि आप में आपका पिता ही तो है। पिता ही तो है, बिल्कुल। तो वही रहा। और एयरफोर्स में जाने के बाद एक सरकारी और देश सेवा का वो एक जज्बा पैदा हुआ। 17 साल की उम्र में आप चले जाते हाँ, हो, बिल्कुल। तो आपको वो गढ़ते हैं, वो कच्ची मिट्टी को आपको आदर्श देते हैं कि वो फौजी जो आदमी है कि आप सत्य पे, ईमानदारी पे और देशभक्ति के उस जज्बे को चलते रहिए। जी। और फिर विदेश जाने का मौका मिला, यूपीएससी जब मैंने किया, तो बहुत सारी चीज़ों को सीखने का, भाई समाज क्या है, समाज शास्त्र पढ़ा, राजनीति शास्त्र पढ़ा, अर्थशास्त्र पढ़ा वहाँ पे। ये सब चीज़ें मेरे जीवन में हमेशा मैं अच्छा सीखता रहा और करता रहा। विदेश गया तो सभी चीज़ों का एक मिक्स ही हो गया कि मेरा परिवार तो पूरा का पूरा पढ़ाई लिखाई में ही है। मेरे परिवार में मेरे बड़े भाई IIM लखनऊ के डायरेक्टर रहे, दादाजी तहसीलदार थे, तो शायद कहीं ना कहीं मुझे वो एडवांटेज था कि मैं अपने समाज के लिए कुछ करूँ, मैं इस मिट्टी से बना हूँ। मैं इस मिट्टी से निकल गया, तो मेरा ये मतलब नहीं है कि मैं कोई और भी निकले, सिंसिनी छोड़ दूं या फिर मैं अपना आराम से जीऊं विदेश में या दिल्ली में कहीं पर भी। मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं इस मिट्टी के लिए वापस कुछ करने के लिए आऊँ। तो वही सोच के मैं वापस पहुंचा और गांव में कोशिश की कि बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल दिया जाए। जो बच्चे पढ़ने में अच्छे थे अपने खर्चे पे उनको बाहर पढ़ाया, आज अच्छी नौकरी कर रहे हैं। तो ये अगर मैंने जीवन में 5 लोगों का भी भला कर दिया तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और इससे ज़्यादा आपको चाहिए क्या जीवन में। तो वही एक प्रयास है, कोशिश करता हूँ। गांव में मैंने सौर ऊर्जा वाली स्ट्रीट लाइट्स लगवाई 10 गांव में। जो हमारी स्ट्रीट लाइट्स होती है शहरों में होती है, गांव में नहीं होती। गांव में सब कीचड़ में गिर रहे हैं, बुजुर्ग जा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत आ रही है, महिलाओं को पानी लाने में दिक्कत आ रही है। तो मेरी वो लाइट लगवाने का सोच ये था कि रोशनी पर केवल शहरों का अधिकार नहीं है, गांव का भी अधिकार है। मेरे बड़े भैया REC के वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे, मैंने उनसे कहा कि आप CSR फंड से, आप इस मिट्टी से बने हो तो कुछ करो। उनका बता क्या करना है, मैंने कहा कुछ फंड दे दो, ये गांव में बड़ी बात है। डालियां छोड़ के उड़ने वाले पंछी अगर अक्सर वापस डालियों की परवाह नहीं करते तो फिर वो डालियां के वो पेड़ ही कमजोर हो जाएंगे बहुत। फिर डाली भी उनकी कहानी सुनाना बंद कर देती है कि ऐसा कोई था यहाँ पे। और आप अपनी जड़ों को ही काटने लगोगे तो आप भी तो कमजोर हो गए कहीं ना कहीं, वो पेड़ भी खत्म ही हो जाते हैं, अपनी जड़ों से अलग हो जाते हैं। बड़ी बात आप बता रहे हो मनु भाई। पॉलिटिक्स को अगर हम और एलोबरेट करें उस इलाके की, खास करके ये जो आपका पूर्वी राजस्थान है, यहाँ पे भरतपुर धौलपुर में एक साझा एक सामाजिक सिस्टम सा नज़र आता है। कास्टेज में इतना लेवल का भी यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि डिस्क्रिमिनेशन होता हो दूसरी जातियों का, या ऐसा है यहाँ पे? नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप देखोगे भरतपुर तो शुरू से ही, महाराजा सूरजमल जी के समय से ही, आप कभी डिस्क्रिमिनेशन की कहानियाँ वहाँ सुनोगे नहीं। बाकी साम्राज्यों में फिर भी आप सुन सकते हो कि वहाँ पे था, शोषण होता था, वो था। यहाँ पे उस तरह की आपको नहीं मिलेगी। जो जाटव समुदाय है उनको भी जाट में वाह लगा के, जाटव नहीं थे वो पहले, महाराजा सूरजमल जी ने उन्होंने बराबर में बैठाया कि आप हमारे खजांची रहोगे, भाई वाद से जाट के, तो जाटव शब्द दिया था। अपने हम मेघवाल बोलते हैं या बैरवा होते हैं, वहाँ पे उन्होंने उनको जाटव कहा कि भाई आप जाट के भाई हो, जाटव हो एक तरह। तो बराबरी का एक संदेश दिया। गुर्जर जो है वो धाव उनको मानते थे, वो ड्योढ़ी की रक्षा किया करते थे, उनका दूध पीते थे। तो वो एक ऐसा सामंजस्य बनाया गया कि वहाँ पे कभी इस तरह की घटनाएं सुनने को नहीं मिलेंगी कि किसी का शोषण हुआ हो, और वही परंपराएं आज भी चलती आ रही। ये अनिरुद्ध ने जरूर उस ताने बाने को बिगाड़ने की कोशिश की, वो वहीं के लोगों में कि वो कुछ कहते तो निश्चित रूप से हम में से भी कोई ना कोई कुछ कहेगा। जब आप उनका नाम लेके हमें गाली दे रहे हो तो हम भी आपको कुछ ना कुछ कहेंगे, तो वो ताना बाना बिगाड़ने की ये ऐसी परंपरा शुरू हो जाती है जिसका कोई अंत फिर इसका अंत नहीं होता है, फिर वो बहुत ज्यादा वैमनस्यता बढ़ जाती है। तो कोशिश हमें यही करना चाहिए कि बड़े होकर हम उन चीजों को, उन खाइयों को खत्म करें और एक सामाजिक ताने माने को उसको बनाए रखें, जिससे समाज आगे बढ़े। आप तो सभी वर्गों को आगे बढ़ाइए ना जी। आपको करना है तो आप भी आगे चले जाओ। हाँ, आप ही आगे चले जाओ, आप आगे बढ़ो और सबको आगे बढ़ो, साथ साथ बढ़ी जाओगे, सबको बिल्कुल बड़ी बात है। सर आपने कहा कि 10 सीट और भी है, तो कौन सी हो सकती है? मतलब अभी देखिए बहुत सारी परिसीमन होने वाला है, तो परिसीमन में मान लो सीटें नहीं बढ़ी तो नदवाई एक बहुत अच्छी सीट है जहाँ पर जैसे भजनलाल जी लड़े थे। भजनलाल जी अब किस्मत भी होती है, वो तो बाकी तो करने नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ पार्टी से आपका कोई
बैठता है मामला मैं भाजपा का? आरएलपी से अभी जिलाध्यक्ष हूँ। और जी, पिछली बार हनुमान जी वाली। हनुमान जी भी फायर ब्रांड नेता है। फायर नेता है और पिछली बार उन्हीं की पार्टी से चुनाव भी लड़ा था। उसी से अभी संघर्षरत है और काफी उनका क्रेज बढ़ रहा है। पूर्वी राजस्थान में भी आप देखेंगे युवा हाँ। युवा मुझसे जो संपर्क कर रहे हैं ना, सारे कह रहे हैं भैया आरएलपी से आओ। नहीं, उनका कॉन्फिडेंस जो है ना, कि वो जिस तरह से, एक तो प्रेजेंस ऑफ माइंड की दाद दूंगा मैं उनको, सवाल कुछ भी कर लो आप, उनका जो जवाब आएगा वो एक ऐसा आएगा कि वो चलेगा पब्लिक में। रील बनेगी उसकी। हाँ, फिर रील बनेगी, लोग उस पर बात करेंगे, बात न केवल करेंगे, रील, मतलब कि सिर्फ कॉमेडी नहीं कि हाँ ये कहा है। ठीक है। दूसरा उनका ये है कि वो अपने लोगों के लिए जिस तरह से फोन कर देते हैं, ये कर देते हैं। मेरी कभी मुलाकात नहीं है हनुमान जी से, बट मुझे लगता है कि वो संकट मिटे सब पीरा, जो सिमरे हनुमत पर वीरा, तो वो हनुमान जी को याद कर लेता है जो आदमी। ये राजस्थान मतलब खास करके नागौर का तो मैंने देखा। आप देखिए बहुत सारे नेता है राजस्थान में। हनुमान बेनीवाल जी चाहे दिल्ली अपने आवास पे जा रहे हो संसद सत्र के लिए, चाहे जयपुर हो चाहे नागौर हो, उनके आवास पे एक एक दो दो बजे तक लोग बैठे रहते हैं, भीड़ रहती है। तो आरएलपी से कब से जुड़े हुए हो आप? मुझे आरएलपी से हो गए सर 4 साल हो गए। तो ये रेवंत राम जी भी आपके साथ थे क्या? रेवंत राम जी डांगा जो उस वक्त पहले हमारे साथ ही। तो किस टाइप के आदमी हैं? मेरी उनसे ज्यादा मुलाकात नहीं है, ज्यादा जान पहचान नहीं है। मैं जो मुझे आदेश अभी उनका वो जो हुआ मामला पंगा, ऐसा कुछ चुनाव स्टिंग वगैरह कुछ स्टिंग हुआ था दैनिक भास्कर का 40% वाला। तो ये तो गलत बात है। देखिए भ्रष्टाचार के तो मैं शुरू से खिलाफ ही रहा हूँ और एक फौजी होने के नाते मैं मानता हूँ कि हमारे समाज के लिए, देश के लिए कलंक है। अगर भ्रष्टाचार को हम खत्म कर दें तो जो आम आदमी के लिए जो करने के लिए जो पैसा है वहाँ तक पहुँचे, क्योंकि ये पैसा हमारा ही है, उनके टैक्स का ही है। जो बेचारा दिन रात खेत में पच रहा है या जो फावड़ा लेके मजदूरी कर रहा है, ढेल ढकेल लगा रहा है, वो जो शाम तक 500 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये कमा के ले गया, उससे अपने परिवार के लिए राशन खरीद रहा है, माचिस खरीद रहा है, तेल खरीद रहा है, उस पर जो टैक्स दे रहा है वो टैक्स सरकार जो है एमएलए एमपीज को दे रही है। उसमें इतना भ्रष्टाचार करना, उसके बजाय आम आदमी के काम के लिए लगाएं तो वो ज़्यादा उचित है। उसके लिए शिक्षा के लिए कुछ करें, स्वास्थ्य के लिए कुछ करें, उनके लिए लाइब्रेरीज बना दें, बच्चों के लिए हॉस्टल बना दें, ताकि वो समाज डेवलप हो। मेरी तो कांग्रेस और बीजेपी अगर आपको अप्रोच करें, मान लो, या वहाँ तो समाजवादियों का भी थोड़ा बहुत प्रभाव है, इधर नहीं है। सोशलिस्ट पार्टी भरतपुर से तो वो जीतते हैं ना, सुभाष गर्ग, वो आरएलडी से है, जयंत जी वाली पार्टी। जी 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 बिल्कुल, जयंत जी, चौधरी चरण सिंह जी वाली। मतलब ये समाजवादी पार्टी नहीं, मैं समाजवादी विचारधारा की बात। विचारधारा तो काफी रही है भरतपुर में, पंडित रामकिशन जी रहे, नत्थी सिंह जी रहे, सब उसी विचारधारा से निकले हुए लोग। जी जी। तो ऐसा आप आरएलपी के अलावा कोई विकल्प नहीं देख रहे हैं फिलहाल? आरएलपी मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा विकल्प है। अभी वहाँ पे लोग बढ़ रहे हैं, युवाओं का काफ़ी ज़्यादा क्रेज वहाँ पे बढ़ रहा है आरएलपी में। और हनुमान बेनीवाल जी मजबूती से खड़े रहते हैं। आप रात को 1 बजे भी फ़ोन करोगे, आपके लिए आ जाएंगे वहाँ पे। कलेक्टर से कोई काम हो, किसी से काम हो, तुरंत आपकी बात को रेस्पॉन्ड करते हैं। तो ऐसा ही लड़ाका चाहिए जो आपके लिए खड़ा रहे, जनता के लिए खड़ा रहे। बाकी तो नेता तो बहुत है। हाँ, तो आपके इलाके में तो चलता भी है। आपने गेट वेट तोड़ा है तो देखो, अब वो तोड़फोड़ तो अलग तरीके से देखी जाती है। तो कुल मिला के मैं आपकी उस पे आना चाहूँगा एक बार, कि आप जो कह रहे हैं भरतपुर के यूथ का जो एग्रेशन है जी, हालांकि भरतपुर में सारे ही ऐसे हो, भजन लाल जी देख के नहीं लगता मुझे कि उनका स्टाइल जो है वो अलग तरीके का है। वो मोस्टली जब वो भाजपा में आने के बाद ऐसे हो गए या पहले से थे? नहीं, वो तो उम्र पे हो ही जाता है रात भी। ना विश्वनाथ सिंह जी तो नहीं है भरतपुर का, नहीं बल्कि उम्र में वो भी ऐसे ही थे अपने। भरतपुर का तो हर व्यक्ति यही बच्चा यही है कि भरतपुर से बाहर निकलते हैं भरतपुर का हूँ, तो वो एक टनका उनमें रहता है कि भरतपुर वालों में रहेगा और वो रहना चाहिए। हमारी खासियत है कि भाई भरतपुर का हूँ, तो वो रहने में कोई उसमें गलती नहीं है। बेसिक आप कह रहे थे, एक बात अधूरी रह गई थी, आपने कहा कि भरतपुर में रोजगार का इश्यू बड़ा है। तो अभी यूथ के पास क्या विकल्प है? कोई इंडस्ट्री वगैरह है या सिर्फ खेती है या फिर माइग्रेशन है? सिर्फ खेती और माइग्रेशन। जो जितना भी पढ़ा लिखा वर्ग है वहाँ पे, जो 10th के बाद ये सोचता है कि मुझे पढ़ाई में जाना है, अपने रोजगार के लिए कुछ अवसर तलाश में है, तो वो 10th के बाद या तो इधर आ जाएगा, कोटा जयपुर आ जाएगा, यहाँ से पढ़ेगा, यहाँ से पढ़ के फिर इंजीनियरिंग वगैरह जो निकलना है, यहीं से नौकरी पे चला जाएगा। ये मैं आपको इस हिसाब से नहीं पूछ रहा कि आप पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, मैं इस हिसाब से कि आपने टीचिंग की है। हाँ, स्कूल आपकी मैं वही देखता हूँ वहाँ पे ब्रेन ड्रेन हो रहा है। जो बेस्ट ब्रेन है हमारा, जो बेस्ट योग्य व्यक्ति है, वो सारे बाहर निकल जाते हैं और वापस लौटते नहीं। मैं उदाहरण भी देता हूँ कि जिस कॉलोनी में मैं रहता हूँ भरतपुर में, कृष्णा नगर सबसे पुरानी और पॉश कॉलोनी है। रंजीत नगर हो गया, राजेंद्र नगर हो गया, ये कॉलोनीज ऐसी हैं जहाँ पे केवल बुजुर्ग दंपत्ति बच गए हैं, युवक है नहीं उनकी देखभाल रखने वाले। तो ये कारण यही है ना कि उन बच्चों के लिए नौकरी की अपॉर्चुनिटी नहीं है। वहाँ पे क्या करें? बुजुर्ग वहाँ से छोड़ के दिल्ली मुंबई में उनका मन लगता नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई किसी को पूछने वाला नहीं। बच्चे कोई विदेश में सेटल है, कोई दिल्ली रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, पुणे रह रहा है।
तो वो बेचारे बुजुर्ग दंपति ही वहाँ पर रह गए। तो इस चीज़ को एड्रेस करना चाहिए, और उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप भरतपुर को कनेक्टिविटी दे दीजिए जयपुर दिल्ली से सीधी। जैसे RRTS वाला जो सिस्टम होता है, रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, रैपिड रेल वाला, उस तरह का एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बन जाए कि कोई भी व्यक्ति पढ़ना चाहता है, वो सुबह वहाँ से बैठे 1.5 घंटे में दिल्ली पहुंचा, पढ़ के शाम को वापस घर आ गया। या फिर कोई रोजगार करना चाहता है तो वहाँ पे बैठा उसमें RRTS में 1.5 घंटे में पहुंचा, शाम तक 1000 रुपये कमा के वापस अपने घर आ गया। ये कनेक्टिविटी जो है ना, आपको लंबे समय में, आज से 10-20 साल बाद ये जीवनदायिनी हो जाएगी भरतपुर के लिए, और आने वाला युवा अपने आप को ये समझेगा कि हम विकास की उस राह से जुड़ गए। जी बिल्कुल। इस तरह की सोच किसी नेता में होनी चाहिए ताकि वो डेवलप किया जाए। अभी वहाँ के नेता बेसिक क्या, जैसे आपने जोगेंद्र जी अवाना का उदाहरण दिया, विश्वेंद्र सिंह जी को हम ऑब्जर्व कर ही रहे हैं, या शैलेश जो हैं, क्या कर रहे हैं अभी भरतपुर के नेता खास करके? शैलेश जी तो हाशिए पे सही हैं, बिल्कुल पार्टी उनकी है, सरकार उनकी है, फिर भी उतना काम कर नहीं पा रहे हैं। जिलाध्यक्ष भी तो है वो? नहीं, जिलाध्यक्ष अब नहीं है, जिलाध्यक्ष पहले थे। वो नहीं, पहले जिलाध्यक्ष नहीं थे, वो बीच में रहते थोड़े दिन के लिए, अब नहीं है। तो वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं वहाँ पे। महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी से तो क्या ही अपेक्षा करें। उन्होंने अपने गांव के लिए नहीं किया, वहाँ पे रोजगार की बात नहीं की। जो सड़क 40 साल पहले, 50 साल पहले हम देखते थे कि 3 मीटर चौड़ी थी, वो सड़क जरूर छोटी हो गई, चौड़ी तो हुई नहीं। वहीं रोजगार की संभावना नहीं बनी। आपके गांव में आजादी के बाद सबसे पहला सीनियर सेकेंडरी स्कूल बना था, आज तक उसको कॉलेज में कन्वर्ट नहीं किया, और कुछ नहीं तो उसको सैनिक स्कूल बना देते या स्पोर्ट्स स्कूल बन जाता, कुछ और चीजें आ जाती वहाँ पे, तहसील बन जाती। वो सारी चीजें नहीं की, तो उनसे तो अपेक्षा करना, वो राजा है, गद्दी संभाले, बस ठीक है, अब सम्मानीय है, उतना ही ठीक है। बाकी अवाना जी यूपी से आए, यूपी वाली पॉलिटिक्स वो यहाँ पे करने लगे। हमारे राजस्थान में थोड़ा सा अभी यूपी वाला कल्चर नहीं है, हमारे लोग बड़े सीधे। मेरे एक मित्र है हरियाणा के, वो कहते हैं साहब आपको मनुदेव का इंटरव्यू करना चाहिए। तो वहां तक प्रभाव कैसे, मतलब इस तरह से? वो जब बार बार यही समाज की बातें आई, हर जगह समाज के लिए खड़े रहे, तो आदमी अकेले से शुरुआत, क्योंकि आप वाले मुद्दे वहां नहीं है। हरियाणा में राजा महाराजा वाला इशू भी नहीं है, हरियाणा में सीधा मामला है, हरियाणा में रिजर्वेशन का भी इशू नहीं है अपने जैसा। तो वो कैसे कनेक्ट होते हैं? कम्युनिटी कहीं ना कहीं तो जुड़ी हुई है, आप सब में रिश्तेदारियां हैं, आपस में होती हैं। और झंडे वाले प्रकरण में जब गांव-गांव पंचायतें हुई, दूसरे प्रदेशों तक भी पंचायतें हुई, और उस वजह से पूरे हिंदुस्तान का जाट वहां आने वाला था। इसलिए शायद आपके पास वो जुड़ाव हुआ कि पूरे हिंदुस्तान का जाट आज जब अपने सम्मान के लिए देखता है, तो भरतपुर की ओर देखता है कि भरतपुर की क्या दिशा है। तो अगर उस दिन 21 तारीख को अगर कमजोर हो जाता है, तो कहीं ना कहीं जाट समाज का सम्मान कम होता है। तो वो मनुदेव को उस सम्मान के प्रतीक के रूप में या उस वजह से जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। जी। तो अब ये तय है कि मनुदेव ने जो 2023 में विधानसभा चुनाव लड़ा था, उससे बहुत कुछ अलग 28 में होगा। हाँ, परिसीमन हो नहीं हो, जैसे हो, मतलब 21 तारीख को आपने जो तय किया था, तो आपकी पत्नी का जो जज्बा था, वो मुझे लगता है कि आपको इस बार भी चुनाव लड़ाएगा और अलग तरीके से आप करेंगे कुछ। हाँ बिल्कुल, समाज का बहुत ज्यादा सहयोग मिल रहा है, और केवल राजस्थान या भरतपुर ही नहीं, बाहर के प्रदेशों के भी लोग इस बात के लिए आतुर हैं कि मनुदेव को चुनाव लड़ाएंगे, और पूरी मजबूती के साथ वो हमारी आवाज़ को उठाए। उसने हमारे सम्मान की रक्षा की है, पढ़ा लिखा है, ठीक बोलता है, सामाजिक बात करता है, और विकास की बात करता है। जी जी। और कहीं गलत हो रहा हो तो उसका मुखर होकर विरोध भी करता है, सभ्य भाषा में अपनी बात को रखेगा, चाहे वो कोई मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे किसी भी स्तर का व्यक्ति हो, एक मुखर होकर पूरी सभ्यता के, शालीनता के साथ अपनी बात को रखेगा। तो ऐसे व्यक्ति का साथ देने के लिए समाज तैयार होता है। आपको निरंतर उस पथ पर चलना पड़ता है जी। ये समाज आपको उन कसौटियों पर परखता है जी। आपके अंदर कितना मादा है वहाँ पे चलने का, या तो आप टूट जाओगे, बिखर जाओगे, तो वो छोड़ देगा, और आप चलते रहते हो तो निश्चित रूप से समाज का साथ मिलता है जी, परिवर्तन होता है। आप अपने गांव का नाम लगाते हैं मनुदेव सिंसिनी, और सिंसिनी वार आपका गोत्र है जी। वार लड़ते थे इसलिए सिंसिनी वार हो गई। एक्चुअली वार जैसे सोगरवाल है, सिंसिनवाल है, तो वहाँ पे वो वाल लगाने का देशवाल है। तो ये गोत्रों में, जाटों के में इस तरह का लगाने का वो एक प्रचलन है, उस वजह से ही वो बने। और मेरे पिताजी ने तो मेरा नाम केवल मनुदेव रखा था जी। उन्होंने कोई जाति नहीं लगाई उसके आगे। उन्होंने ये कहा कि तुम जीवन में अच्छे इंसान बन जाओ, ना तुम चौधरी बनना, ना कुछ और बनना, एक अच्छे इंसान बन जाओ, यही मेरी एक सोच है। तो उनके उस विचार से प्रेरित होकर केवल मनुदेव नाम था। जब गांव में आकर रहने लगा तो वहाँ के बुजुर्गों ने जब सामाजिक काम करने लगा, चुनाव जीत गया उप प्रधान का वहाँ से, तब उन्होंने मुझे सिंसनी वो नेम दिया कि तो अपने नाम के साथ सिंसनी लगा। तो तब से मनुदेव सिंसनी चल रहा है, और आप सबके प्यार और आशीर्वाद से सब आगे बढ़ रहे हैं जी। बिल्कुल। तो मनुदेव जी ने अपनी कहानी बताई, मज़ा आया। युवा और ऊर्जावान लोग जो भविष्य की राजनीति के भी भविष्य हैं, राजनीति को किस दिशा में ले जाएंगे, साथ ही अपने इलाके के, अपने लोगों के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, जाति की बात भी कर रहे हैं। तो उसकी तो आजकल प्रधानमंत्री जी ने भी जातिगत जनगणना की बात कह दी है। भारत से
ये विषय हैं कि जाति जो है वो मिट नहीं सकती, नहीं मिल सकती, वो जातिवाद की आवश्यकता नहीं होनी जातिवाद की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आप सबको साथ लेके चलो, लेकिन जी, ये नहीं हो कि ये आप निजी किसी- विषय है जाति जो है, मुझे लगता है तो इसको सरकारों का विषय नहीं होना चाहिए। मनु जी, बात करके बहुत मजा आया, थैंक यू सो मच। और फिर आपका इंटरव्यू करेंगे आपकी पत्नी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू आपका, सर। आपके सभी दर्शकों को।